Hello friends, today we'll discuss about प्रोटीन। दोस्तों आज हम पीएससी पार्ट सेकंड ईयर के लिए बायोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक प्रोटीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोटीन होती क्या है? प्रोटीन देखा जाए वास्तव में प्रोटीन जो होती है पॉलीमर होती है, बहुलक होती है। बहुलक का मतलब है कि दो या इससे अधिक एकलक इकाइयों से मिलकर बनी संरचना। बहुलक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 12th में। किसे कहते हैं बहुलक? कि एक ऐसा यौगिक जो एक से अधिक एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, बहुलक कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो प्रोटीन होती है बहुलक है। और किसका बहुलक होती है? क्योंकि जो प्रोटीन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, एमिनो एसिड होती है, अर्थात अमीनो अम्ल। तो जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होती है। यानी कि बहुत सारी अमीनो अम्ल मिलकर के अमीनो अम्ल एकलक के रूप में कार्य करती है। ये बहुत सारी अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है सभी जीव जंतुओं के लिए एक ऊर्जा का आवश्यक स्रोत होती है। यह प्रोटीन उन जीव जंतुओं के लिए वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। इसके एब्सेंस में, अनुपस्थिति में जीव की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं यदि इसकी कमी रह जाए तो प्रोटीन जो होती है सभी जीवों के लिए एक अत्यावश्यक पदार्थ होती है और महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, तो इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। हम देखिए कि जो प्रोटीन है, अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन की डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होती है या ऐसे यौगिक जो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन कहलाती हैं। अथवा कहा जाए कि अमीनो अम्लों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। अब जो अमीनो अम्ल होते हैं, बहुत अधिक अमीनो अम्ल होते हैं, तो वे अमीनो अम्ल जो होते हैं एक दूसरे से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कहते हैं उसको। यह पेप्टाइड बंध अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड प्रकार की होती है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन जो होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं पता है आपको? प्रोटीन कैसे होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं और ये संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। संरचनात्मक इकाई का मतलब है कि जीव जो है उस जीव की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण यौगिक है। अर्थात किसी भी जीव की जो संरचना होगी उस संरचना के निर्माण को प्रेरित करती है। आपको बताया आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने एक चैप्टर पढ़ा भ्रूणीय प्रेरण। भ्रूणीय प्रेरण में आपने क्या देखा कि जो भ्रूणीय कोशिकाएं प्रेरित होती है प्रोटीन से होती है। अर्थात प्रोटीन ही एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि जीव की वृद्धि हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या किसी अंग के निर्माण हेतु, किसी भी ऑर्गन के निर्माण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसा कि आपने भ्रूणीय प्रेरण में पढ़ा कि किसी भी अंग का निर्माण उस प्रोटीन के निर्देश के अनुसार होता है। और यह प्रोटीन जो होती है कहाँ पे पाई जाती है? कोशिका के अंदर पाई जाती है। उस कोशिका में स्पेसिफिक टाइप की विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनके निर्देश के अनुसार फर्दर सेल्स एक डिफरेंशिएट ऑर्गन का निर्माण करती थी। इसलिए कहा है कि जो शरीर की संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी कि शरीर की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण होती है, ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण होती है। जो हमारी बॉडी है
उस बॉडी का ढांचा तैयार करने के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। आगे कहा है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, अनुभार होता है, अनुभार 12,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन्स पर, किस प्रकार की प्रोटीन है या उसमें अमीनो अम्ल किस प्रकार के हैं, उसका अनुभार उस बात पर निर्भर करता है। आगे लिखा है कि जो कोशिकाओं में प्रोटीन की संख्या काफी अधिक हो सकती है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो वो काफी हद तक हो सकती है। यदि बात की जाए सरल कोशिकाओं की बात की जाए, जीवाणु विषाणु की बात की जाए, तो जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनमें 100 से 200 तक हो सकती है। इसके अलावा यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में जो प्रोटीन की संख्या होती है लगभग 1 लाख तक हो सकती है। 1 लाख तक प्रोटीन की संख्या हो सकती है एक कोशिका। ठीक है, जो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है, प्रोटीन की एक इकाई होती है, उस इकाई का नाम क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जाना आपने। तब हम इसका यदि बात करें कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब इस अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल कहते किसे हैं? तो अमीनो अम्ल को जानने से पहले हम इसका एक संरचनात्मक सूत्र भी देखते हैं। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? जिसमें RCH NH2COOH, इसमें 2 प्रकार के समूह हैं, एक तो COOH समूह है और एक NH2 समूह है। NH2 समूह को एमिनो समूह कहते हैं। इसको कौन सा समूह कहते हैं? एमिनो समूह कहते हैं। इसको कहते हैं कार्बोक्सिल समूह, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल समूह। तो जो अमीनो अम्ल होता है इसमें 2 प्रकार के समूह हैं, एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। इसके पास एक R समूह जुड़ा होता है जो कि एल्किल समूह कहलाता है। R समूह की R का मतलब क्या है? एल्किल समूह, यानी कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे यौगिक जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें एक कार्बोक्सिल समूह है और एक एमिनो समूह है, तो ये क्या है? एक अमीनो अम्ल है। जिससे क्या समूह जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अमीनो अम्लों को परिभाषित कर सकते हैं और ये अमीनो अम्ल प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण होते हैं। और जो ये अमीनो अम्ल में उपस्थित R है, ये एल्किल समूह को जो प्रदर्शित करता है, इसका मान अलग अलग अमीनो अम्लों में अलग अलग हो सकता है और इनका विन्यास भी अलग अलग हो सकता है। L प्रकार का हो सकता है, D प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यदि हम इसके प्रकारों की बात करें, जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्लों के प्रकार की बात करें या अमीनो अम्लों के वर्गीकरण की बात करें, तो इसको हम 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार है एमिनो समूह या एमिनो समूह में कार्बोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर या प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, बेसिस ऑफ नेचर। तो प्रकृति के आधार पर या एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है: क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय। क्षारीय अमीनो अम्ल किन्हें कहते हैं और अम्लीय अमीनो अम्ल किन्हें कहते हैं? यदि किसी अमीनो अम्ल में एमिनो समूह की संख्या अधिक और कार्बोक्सिल समूह की संख्या कम हो, यदि एमिनो समूह की संख्या अधिक और कार्बोक्सिल समूह की संख्या कम हो, तो उस प्रकार का अमीनो अम्ल क्या कहलाता है? क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे आर्जिनिन है, लाइसिन है इत्यादि। दूसरा है अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल किसे कहेंगे? कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या अधिक और एमिनो समूह की संख्या कम हो, तो
तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल। क्योंकि कार्बोक्सिल समूह कैसा था, अम्लीय होता है। जैसे ग्लूटामिक अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल है। तीसरा है उभयधर्मी न्यूट्रिएंट, या इसको जटिल आयन भी कह सकते हैं, ज्यूटर आयन, जिसमें इन दोनों समूहों की संख्या समान होती है। कार्बोक्सिल समूह और एमिनो समूह दोनों समान संख्या में होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे फेनिलएलानिन, जैसे फेनिलएलानिन, एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन इत्यादि कैसे उभयधर्मी प्रकार के हैं। अब यदि बात की जाए कि हमारे शरीर में अमीनो अम्ल आवश्यक मात्रा में और अत्यावश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं, तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक और आवश्यकता के आधार पर यदि इसको वर्गीकृत करें तो आवश्यकता के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनिवार्य अमीनो अम्ल और एक अनअनिवार्य, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, वो अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आर्जिनिन है, हिस्टीडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनिलएलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है। ये सब के सब कैसे होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इनकी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इनको भोजन के रूप में लेना पड़ता है, हमें शरीर के बाहर से लेना पड़ता है। 2 है जिनमें आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ हद तक मात्रा शरीर में संश्लेषित हो जाती है, केवल 2 प्रकार की, कुछ हद तक अमीनो अम्ल की, जो आर्जिनिन है और हिस्टीडीन है, कुछ हद तक हमारे शरीर में इनका संश्लेषण हो जाता है। इस वजह से इनको अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। और जो संश्लेषण होता है मुख्यतः बच्चों में होता है अधिकांशतः, ठीक है, जबकि बाकी 8 जो हैं कैसे हैं, अनिवार्य अमीनो। टोटल जो अमीनो अम्लों की बात करें यदि हम, तो कुल अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, जिनमें से 10 तो अनिवार्य हैं और 10 अनअनिवार्य हैं, नॉन एसेंशियल हैं। तो अनिवार्य को हमारे शरीर बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। यदि ये शरीर में नहीं लिए जाएं, बाहर से नहीं लिए जाएं, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो हमारी शरीर की जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस वजह से हम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, जैसे अंडे के रूप में लेते हैं हम बाहर से, या सोयाबीन खाते हैं, तो वो सब किसके स्रोत हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। इस वजह से उनको शरीर से बाहर से लेना पड़ता है, जिससे कि जीव की वृद्धि होती है। इसी तरह से दूसरे हैं अनअनिवार्य, यानी नॉन एसेंशियल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, या अनअनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। जो भी संख्या में कितने होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें एलानिन है, ठीक है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक अम्ल है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक अम्ल है, ठीक है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सीरीन है, टायरोसिन है। ये सब क्या है, अनअनिवार्य अमीनो अम्ल है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको संरचना के आधार पर भी अमीनो अम्लों को वर्गीकरण कर सकते हैं। संरचना के आधार पर ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला है एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है एल्किलिक समूह, ठीक है। जो हमारा अमीनो अम्ल है, इसमें ये एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है R, ये क्या है, एल्किल समूह है। यदि एल्किल समूह R के स्थान पर कैसा यौगिक हो, एलिफैटिक हो, कैसा हो, एलिफैटिक हो, तो उस प्रकार के अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ये सब कैसे हैं, एलिफैटिक प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार है हाइड्रोक्सिल एलिफैटिक अमीनो अम्ल। दूसरे कैसे हैं, हाइड्रोक्सिल, OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल एलिफैटिक अमीनो अम्ल।
यदि इस R के स्थान पर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, R के स्थान पर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सिल एलिफेटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन आदि। तीसरे हैं एमिनो समूह युक्त अमीनो अम्ल। तीसरे कौन से हैं, एमिनो समूह युक्त अमीनो अम्ल। यदि इस R के स्थान पर क्या जुड़ जाए, अमीनो समूह और अधिक जुड़ जाए, तो उस प्रकार के अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, अमीनो समूह युक्त अमीनो अम्ल। जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये सब कैसे हैं, नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल होते हैं, इनमें अमीनो समूह की अधिकता होती है। तीसरे हैं सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सॉरी चौथे कौन से हैं, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें R के स्थान पर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, एल्किल समूह के स्थान पर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, जैसे सिस्टीन, मिथ्योनिन, ये सब कैसे हैं, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं। मिथ्योनिन प्रोटीन श्रृंखला को आरंभ करता है, इसलिए इसको प्रारंभक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। आगे जेनेटिक कोड में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है जेनेटिक कोड में, मिथ्योनिन जो होता है प्रारंभक कोडन होता है। तो पांचवा है एरोमेटिक अमीनो अम्ल, यानी कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें R समूह के स्थान पर एरोमेटिक समूह जुड़ता है, एरोमेटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे टायरोसिन, फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन में क्या जुड़ता है, एरोमेटिक समूह के रूप में फेनिल जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं। छठवा है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय यौगिक जो होते हैं एरोमेटिक नहीं होते, केवल चक्रीय संरचना में पाए जाते हैं। उस प्रकार के यदि एल्किल समूह के स्थान पर विषम चक्रीय संरचना जुड़ जाती है तो विषम चक्रीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जैसे हिस्टिडीन है, प्रोलीन है इत्यादि। लास्ट है एमाइड अमीनो अम्ल, एमाइड समूह युक्त अमीनो अम्ल। यदि R के स्थान पर क्या जुड़ जाए, एमाइड समूह जुड़ जाए, तो उस प्रकार के अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, एमाइड युक्त अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जैसे ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन आदि। तो इस तरह से अमीनो अम्लों का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।